वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रतनगढ़ नाम का एक गांव था, जिस गांव में दो किसान भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम बीरपाल था और छोटे भाई का नाम श्यामलाल था। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और दोनों अलग अलग मकानों में रहते थे। वह खेती भी अलग अलग ही करते थे। श्यामलाल बहुत ही मेहनत करने वाला, सीधा सादा और भोला इंसान था, जबकि श्यामलाल का बड़ा भाई बीरपाल बहुत ही ज्यादा चालाक, घमंडी और लालची इंसान था। उसने मेहनत करना तो सीखा ही नहीं था, इसलिए वह मेहनत से जी चुराता था। वह चाहता था कि बिना मेहनत से ही उसे फल मिलता रहे। उसका भाई श्यामलाल बहुत मेहनत करता था। इस बार दोनों ने गेहूं की फसल बोई थी। श्यामलाल ने खेतों में ज्यादा मेहनत की तो उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। बीरपाल ने खेती करने में मेहनत बिल्कुल भी नहीं की तो उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। यह देखकर बीरपाल बहुत दुखी हुआ। वह बोला, यह क्या हुआ? मेरी फसल तो ज्यादा अच्छी नहीं, जबकि मैं सोच रहा था इस बार फसल के अच्छे पैसे मिलेंगे। श्यामलाल की फसल तो बहुत अच्छी हुई है, मुझे तो ज्यादा रुपए चाहिए। बीरपाल अपने छोटे भाई श्यामलाल के पास पहुंचकर घड़ियाली आंसू बहाने लगा, तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करने लगा और रो रो कर कहने लगा, भाई मुझे बहुत दुख होता है कि तुम मेरे छोटे भाई हो और मुझसे अलग रहते हो। हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, जिससे गांव में हमारी एकता की मिसाल दी जाए। तुम्हारी भलाई के लिए मैं जरूर कुछ सोचूंगा। आखिरकार मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। श्यामपाल बोला, भैया तुम तो बहुत अच्छे हो, बताओ हमें क्या करना होगा? बीरपाल बोला, करना क्या है, हम दोनों अलग अलग खेती करते हैं, उससे मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और लागत भी ज्यादा लगती है। क्यों न हम दोनों मिलकर खेती करें, इससे हमें बहुत फायदा होगा और लागत भी कम आएगी। श्यामपाल बोला, ठीक है भैया, इस बार ऐसा ही कर लेते हैं। बीरपाल मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो दोनों मिलकर खेती करेंगे। अगले दिन जब छोटा भाई बड़े भाई को बुलाने गया कि चलो भैया, चलो मिलकर खेती करते हैं, तो बीरपाल ने बहाना बनाया कि आज तो मेरे पेट में दर्द है, तो आज तुम अकेले ही चले जाओ। श्यामपाल कहता है, ठीक है भैया, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। इस बार दोनों भाइयों ने मिलकर खेती करने का फैसला किया था, पर बीरपाल हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर खेतों पर नहीं जाता था। अगले दिन श्यामपाल फिर से बड़े भाई बीरपाल के पास आता है और कहता है, चलो भैया, खेत पर धान की रुपाई करनी है। अभी पानी बरस रहा है, अगर बरसात का पानी चला गया तो हमें पंपिंग सेट लगवाने पड़ेंगे, जिसमें बहुत खर्चा हो जाएगा। बीरपाल कहता है, अरे भाई, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, दर्द के मारे मैं मरा जा रहा हूँ। मैं आज डॉक्टर के पास दवा लेने जाऊंगा, मुझसे तो एक कदम भी नहीं चला जा रहा है, तुम अकेले ही खेत पर चले जाओ। किसी दिन श्याम कहता, चलो भाई, खेतों में सिंचाई कर दो, तो बीरपाल कहता कि आज तो मुझे बुखार है, भैया आज तुम अकेले ही चले जाओ। इस तरह से हर बार बड़ा भाई कोई ना कोई बहाना बनाकर छोटे भाई को अकेले ही खेत पर भेज देता है। इस बार फसल काफी अच्छी तैयार हो गई थी, क्योंकि छोटा भाई श्याम तो बहुत मेहनती था
और उसने दिन रात एक करके खेतों पर काफी मेहनत की थी। धान की फसल लहलहा रही थी। अपनी फसल को देखकर श्यामपाल काफी खुश होता है। वहीं बीरपाल भी बहुत खुश था। बीरपाल बोला, अब की बार तो इतनी अच्छी फसल लगी है कि मजा ही आ गया। इतनी अच्छी फसल तो पहले कभी नहीं लगी थी। अब की बार तो मैं माला माल हो जाऊंगा। इस बार भगवान मुझ पर काफी मेहरबान हुआ है। मेरी सारी योजना कामयाब हुई। मेहनत तो मेरे छोटे भाई ने की और मजा मुझे आएगा। खूब सारा पैसा कमाऊंगा। वह घर आया और अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो भाग्यवान, इस बार फसल तो काफी अच्छी हुई है और हमें पैसे भी काफी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन मुझे मलाल तो इस बात का है कि आधी फसल तो श्याम ले जाएगा। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे उसे रुपए ही ना देने पड़े और मुझे उससे ज्यादा रुपए मिल जाएं। कोई तरकीब तो सोचनी ही पड़ेगी। बीरपाल की पत्नी जुमना कौन सा कम थी। वह बोली, श्यामपाल आज अपने ससुराल जाने को कह रहा था। उससे कह दो कि वो आज अपने ससुराल चला जाए। जब वे अपने ससुराल चला जाएगा तो हम सारी फसल का जो अनाज है वो चुरा लेंगे। गांव में जो मेरा भाई रहता है अनाज उसके घर में रख देंगे। किसी को शक भी नहीं होगा। जब श्यामलाल आएगा तो ज्यादा से ज्यादा वो हमारे घर ही आएगा और हमारे कमरों को देखेगा। तो हम एक एक करके सारे कमरे उसे दिखा देंगे। बीरपाल बोला, अरे वाह भाग्यवान, तुम तो बड़ी होशियार हो। बीरपाल बोला, तुमने बड़ी अच्छी तरकीब बताई है। अब तो हम ऐसा ही करेंगे। श्यामपाल अपने बड़े भैया से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल चला गया। उस दिन रात को बीरपाल ने सारा अनाज चोरी करके अपने गांव के बाहर रहने वाले साले के घर पर रखवा दिया। उसने अनाज जिस कमरे में रखा वह कमरा बंद रहता था। उसी कमरे में सारा धान रखवा दिया और बाहर से ताला लगवा दिया। दूसरे दिन जब श्यामपाल अपने ससुराल से वापस आया और खेतों में पहुंचा तो यह देखकर सन्न रह गया कि खेत में एक भी दाना धान का नहीं था। वह वहीं बैठकर रोने लगा, भाई यह क्या हो गया? यह मैं क्या देख रहा हूँ? सारा अनाज कहाँ चला गया? उसी समय बीरपाल भी खेत पर पहुँच गया और उसने देखा श्यामपाल रो रहा है तो वह भी उसके साथ रोने लगा और घड़ियाली आंसू बहाने लगा। वह बोला, हाय ये क्या हो गया? इस खेत का अनाज कहाँ चला गया? पता नहीं कौन से चोर हमारा सारा अनाज चुरा कर ले गए। श्यामपाल का दुख के कारण बहुत बुरा हाल था। वह रो रो कर कह रहा था, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। अब मैं पूरे साल क्या खाऊंगा? मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मेरे घर की गृहस्थी कैसे चलेगी? वह बहुत ज्यादा विलाप करते हुए यह सब कुछ बोल रहा था। फिर वे अपने घर वापस चला गया और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाया। श्यामपाल की पत्नी उमा भी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। उसने श्यामपाल को धीरज बंधाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम भूखे नहीं मरेंगे। भगवान हमारे लिए कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। भगवान पर मुझे पूरा भरोसा है। वह बोली, अभी खेतों में धान लगाए थे, उसके बाद फिर गेहूं की खेती लगाएंगे। कोई बात नहीं, जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं। चलो ऐसा करते हैं, गांव के उत्तर दिशा में जो हमारा बंजर खेत है उसे सही करके हम उसमें आलू की फसल लगाते हैं और वो फसल 2 महीने में तैयार हो जाएगी। दूसरे दिन श्यामलाल
फिर कुदाल लेकर चल पड़ा और खुद से बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। भगवान, तुमने मुझे ये कौन सी सजा दी है जो मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। श्यामलाल खेत पर पहुंचकर मेहनत करने लगा और वे पूरी तरह से खेत में जुट गया। जब मन में हिम्मत हो और उम्मीद का बल हो तो कोई भी काम कठिन नहीं लगता है। 2-3 दिन उसने खेत पर बहुत मेहनत करके खेत को बहुत सही कर लिया। मेड़ सही करके उसे जोतना था, उसमें हल चलाना था। आज आखिरी मेड़ का कोना भी सही कर रहा था। तभी उसकी कुदाल की किसी चीज में ठोकर लगी और वह चौंक गया कि अरे यह क्या है। देखा तो वह एक पत्थर था। वह उसे हटाने की कोशिश करने लगा, पर पत्थर बहुत भारी होने के कारण वह उसे हिला भी नहीं पा रहा था। उसने काफी कोशिश करने के बाद खोद कर उस पत्थर को निकाला और उसे दूर कहीं फेंक दिया। अब उस पत्थर की जगह पर काफी गहरा गड्ढा हो चुका था। श्यामलाल ने ध्यान से उस गड्ढे को देखा तो उसमें उसे एक मटका दिखाई दिया। उसने उसे बाहर निकाला और देखा वह मटका तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यह सब देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और उस मटके को लेकर घर पहुंच गया। फिर वो अपनी पत्नी से बोला, देखो भाग्यवान, भगवान कितने दयालु हैं, उन्होंने हमें भूखे मरने से बचा लिया। उसकी पत्नी भी सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश हो गई। उधर बीरपाल उन चुराए हुए धानों को बेच ही नहीं रहा था। उसकी पत्नी कहती है, सुनिए, काफी समय हो चुका है, अब आप उन धानों को बेच दीजिए। तभी बीरपाल कहता है, थोड़े और दिन रुक जाओ भाग्यवान, जब धान के दाम बढ़ जाएंगे तब मैं उन्हें बेच दूंगा। इस साल धान की खेती कम हुई है, इसलिए धान के दाम बढ़ रहे हैं। देखना कुछ ही दिनों में धान के दाम आसमान छूने लगेंगे, तब फिर मैं इन्हें बेचूंगा। उसकी पत्नी बोली, ठीक है, फिर तो हमें धान के काफी अच्छे दाम मिल जाएंगे। कुछ महीनों बाद सचमुच धान के दाम आसमान को छूने लगे। तब बीरपाल गांव के बाहर अपने साले माखन के घर पहुंचा। माखन बहुत ही आलसी आदमी था। दिन में थोड़ा बहुत नशा भी कर लेता था, जिससे दिन में सपने भी देखता रहता था। उसकी इस आदत से परेशान होकर ही उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। फिर वो अपनी बहन के घर चला आया, लेकिन यहाँ पर भी वो कोई काम नहीं करता था। तो बीरपाल ने उसे गांव के बाहर अपने एक खेत पर झोंपड़ी बनवा दी थी। उसमें वे आराम से रहता, खाना भी बनाता, खाता पीता था। जब उसका खाना बनाने का मन नहीं होता तो बीरपाल के घर से मंगवा लेता था। इस समय भी वह चारपाई पर पड़ा हुआ था और दिन में सपने देख रहा था। बीरपाल वहां आया और बोला, माखन, चलो कमरे में से धान निकलवा दो। माखन उठा और कमरे की चाबी ढूंढने लगा। काफी ढूंढने के बाद भी उसे कमरे की चाबी नहीं मिली। तब बीरपाल को कुछ शक हुआ। वह बोला, इतने दिनों से तुमने धान वाले कमरे को खोला नहीं है, उस कमरे की कुछ देखभाल नहीं की। माखन बोला, जीजा जी, चाबी तो मुझसे दूसरे दिन ही खो गई थी। मैंने काफी कोशिश की चाबी ढूंढने की, पर चाबी मुझे नहीं मिली। यह सुनकर बीरपाल ने अपना माथा पकड़ लिया और कहने लगा, कहाँ का जंजाल सिर पर आ पड़ा है, यह तो किसी काम का नहीं है। अब कमरे का ताला तोड़ा गया। कई महीनों से कमरा बंद था। जैसे ही कमरा खोला, चूहों की फौज भाग निकली। बीरपाल बोला,
यह सब क्या है? इतने सारे चूहों की फौज तुमने इकट्ठी कर रखी है। जब वे दोनों अंदर गए तो उन्होंने देखा वहां पर धान के छिलकों के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि चूहे सारा धान खा चुके थे। कई महीनों तक कमरा बंद होने के कारण कमरे में से सीलन की बदबू आ रही थी। बीरपाल रोता हुआ बोला, हाय भगवान, यह सब क्या हो गया? चूहों ने तो सारा अनाज खा लिया है और यहाँ तो सिर्फ भूसा ही भूसा पड़ा है। हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। पता नहीं मेरे किस कर्म की सजा मुझे मिली है। वह खुद से बोला, हे भगवान, अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने अपने छोटे भाई को जो धोखा दिया तो उसी का यह फल मुझे मिला है। इस तरह से बड़े भाई को उसकी करने का फल मिल गया। धन्यवाद।